नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आप ही के चैनल एजुकेशन बाय डॉक्टर शमा के इस नए संस्करण में। आज हम छात्रों की विशेष मांग पर 16 महाजनपदों के विषय में चर्चा करेंगे। चूँकि जेएनयू और अन्य विश्वविद्यालयों के प्रथम वर्ष के सिलेबस में ये टॉपिक तीसरी यूनिट में दिया हुआ है और चूँकि अब सेमेस्टर सिस्टम है, तो बच्चों को और अच्छी तरह से समझ में आए इसलिए हमने आज का विषय ये चुना है। अब चर्चा करते हैं हम भारत के महाजनपद काल की। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत राज्यों की स्थापना हुई, जिन्हें महाजनपदों की संज्ञा दी गई। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। वहीं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची दी गई है। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में लोहे के इस्तेमाल से कृषि एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन आए तथा कृषि के विकास से कबालाई जीवन का स्थान स्थायी निवास की जीवन शैली ने ले लिया। इससे क्षेत्रीय भावनाएं जागृत होने लगी तथा आर्यों के जनपदों एवं महाजनपदों में परिवर्तित होने लगी एवं भारत की गंगा घाटी क्षेत्र में एक द्वितीय नगरीय करण की प्रक्रिया शुरू हुई, जो महाजनपदों के रूप में जानी जाती है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि प्रथम नगरीयकरण की प्रक्रिया हड़प्पा सभ्यता से मानी जाती है। द्वितीय नगरीयकरण का प्रारंभ गंगा घाटी में छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का माना जाता है। इसमें लोहे के प्रयोग की विशेष भूमिका रही है। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड अर्थात मिट्टी के बर्तन द्वितीय नगरीयकरण की विशेषता है। आज सिक्के अर्थात पंचमार्क के सिक्के भी छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की शुरू से ही प्रारंभ हुए। महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले 16 महाजनपदों का निर्माण हो चुका था। जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। वही 16 महाजनपदों की सूची भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है उसमें भी प्राप्त होती है। यदि दोनों ग्रंथों का हम विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि दोनों ही ग्रंथों में प्राप्त सूचियों में 6 महाजनपदों के नाम समान है, जैसे अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स्य, वज्जी। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन है। गांधार महाजनपद और कंबोज महाजनपद का स्थान क्रमशः शिवी और दक्षिणांत का है, जो महाजनपद के रूप में वहां उल्लेखित है। यदि हम इसको गणराज्य और राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अनुसार देखें तो 16 महाजनपदों में से 14 महाजनपद ऐसे थे जहां राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, मतलब राजा का शासन था, तथा 2 गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाले महाजनपद थे, जिसमें वज्जी और मल आते हैं। 16 महाजनपदों में से 10 महाजनपद तो भारत की गंगा घाटी में स्थित थे। अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, चेदी एवं मत्स्य गंगा घाटी में स्थित महाजनपद नहीं थे। बाकी 10 महाजनपद तो गंगा घाटी क्षेत्र में ही स्थित थे। इन महाजनपदों में भी 4 महाजनपद बहुत अधिक शक्तिशाली थे, जिसमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती का नाम प्रमुख है। कौशल, अवंती एवं पांचाल ऐसे महाजनपद थे जिनकी 2-2 राजधानियां थी। वज्जी और मल्ल को छोड़कर सभी में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। महाजनपद काल में ऋग्वैदिक आर्यों की 2 राजनीतिक संस्थाओं सभा तथा समिति का हास होना शुरू हो गया था, क्योंकि ये जनजातियां सभाएं वृद्ध भूभागीय राज्यों के संगठनात्मक ढांचे में उपयुक्त रूप से समायोजित नहीं हो पाई। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद की यदि बात की जाए तो वो मगध ही था। तो आइए हम अब प्रत्येक महाजनपद के कुछ विशेष तथ्य हैं उनको देखते हैं। वैसे हमने आगे जो है 16 महाजनपदों की सूची दी हुई है, तो आइए हम शुरू करते हैं प्रत्येक जनपद की विशेष तथ्यों को। सबसे पहले हम लेते हैं काशी महाजनपद को। वर्तमान में वाराणसी उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र काशी महाजनपद में आता था।
मगध के उत्कर्ष से पूर्व काशी सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। इसकी राजधानी वाराणसी वरुणा नदी और अस्सी नदी के संगम पर स्थित थी और इसी आधार पर इसका नाम वाराणसी पड़ा। कौशल के राजा कंस ने लंबे समय के बाद काशी को जीतकर अपने राज्य में मिलाया। अंततः अजातशत्रु ने काशी का मगध में विलय किया। अथर्ववेद में सर्वप्रथम काशी का उल्लेख मिलता है। काशी को अब अविमुक्त क्षेत्र अभिधान भी कहा गया है। बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र काशी में तैयार होते थे। काशी सूती एवं रेशम वस्त्रों तथा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। अब बात करते हैं कौशल महाजनपद की। वर्तमान में फैजाबाद उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र कौशल महाजनपद था। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उसकी दो राजधानियां थी, उत्तर की श्रावस्ती और दक्षिण की कुशावती। रामायण में कौशल की राजधानी अयोध्या साकेत का उल्लेख मिलता है। सरयू नदी कौशल राज्य को दो भागों में बांटती है। प्रसेनजीत जो कौशल के राजा थे, उन्हें 5 राजाओं के मुकुट का स्वामी कहा जाता था। प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन राजा थे। खेमा ने प्रसेनजीत को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। बुद्ध एवं प्रसेनजीत की भेंट का वर्णन बरहुत स्तूप पर अंकित है। मंजिल निकाय नामक ग्रंथ में वर्णित है कि प्रसेनजीत ने कहा था कि बुद्ध भी कौशल के हैं और मैं भी कौशल का हूँ। बुद्ध भी 80 साल के हैं और मैं भी 80 साल का हूँ। अर्थात इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि बुद्ध प्रसेनजीत के ही समकालीन थे। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वज्जिरा का विवाह मगध नरेश अजातशत्रु के साथ किया था एवं काशी का प्रदेश देश के रूप में अजातशत्रु को प्रदान किया। अब हम बात करते हैं अंग महाजनपद की। वर्तमान में भागलपुर बिहार एवं मुंगेर बिहार जिले अंग में थे। अंग के शासक ब्रह्मदत्त ने बद्दी को पराजित किया था, किंतु अंततः बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। इसकी राजधानी चंपा थी। चंपा की गणना बुद्धकालीन 6 बड़े नगरों में की जाती है, जिसकी निर्माण योजना बहुत ही उत्कृष्ट थी। चंपा को पुराणों में मालिनी भी कहा गया है। आगे बात करते हैं मगध महाजनपद की। वर्तमान में पटना एवं गया जिले मगध महाजनपद का हिस्सा थे। मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। इसने बाद में अन्य जनपदों का विलय स्वयं में किया। अंग एवं मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद एवं पंचशील ब्राह्मण में यहाँ के निवासियों को वास्य कहा गया है। अब बात करते हैं अगले महाजनपद वत्स्य महाजनपद की। वर्तमान इलाहाबाद एवं बादा के जिले वत्स्य महाजनपद में आते हैं। गौतम बुद्ध का समकालीन वत्स्य का राजा पौरव वंश का उदयन था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोल ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था। चंड प्रबोध की पुत्री वासव दत्ता का विवाह उदयन के साथ हुआ। इसी कहानी को आधार बनाकर कवि भास ने स्वप्न वासव दत्ता नामक नाटक लिखा। इसके अलावा हर्ष के नाटक रत्नावली एवं प्रियदर्शिका का नायक भी उदयन ही था। वत्स की राजधानी कौशल थी। कौशल को लखपति व्यापारियों का नगर भी कहा गया है। वत्स पर अवंती ने अंततः अधिकार कर लिया और उसे अपने में मिला लिया। आगे बात करते हैं हम वज्जी महाजनपद की। वज्जी का शाब्दिक अर्थ होता है पशुपालक समुदाय। यह 8 राज्यों का संघ था। इसमें वज्जी के अलावा वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह एवं कुंडल ग्राम के ज्ञात्रक प्रसिद्ध थे। मगध एवं वज्जी के मध्य गंगा नदी सीमा का निर्धारण करती थी। आगे मल्ल महाजनपद के तथ्यों का उल्लेख करें तो हम कहेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित इस राज्य को 2 शाखाएं थी, पावा के मल एवं कुशीनारा के मल। अवंती महाजनपद जो पश्चिमी एवं मध्य मालवा क्षेत्र में आता है, वे क्षेत्र
अवंती के क्षेत्र माने जाते हैं। इसकी भी दो राजधानियां थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। अवंती के दोनों ही राजधानियों के बीच में वैत्रवती नदी बहती थी। बुद्ध के समकालीन अवंती के राजा चंद्रप्रबोत थे। चंद्रप्रबोत महाकच्छायन के प्रभाव से बौद्ध बने। चंद्रप्रबोत ने बुद्ध को अवंती आने के लिए आमंत्रित किया, किंतु बुद्ध कभी भी अवंती नहीं गए। ये तथ्य महत्वपूर्ण है। वत्स नरेश उदयन को अवंती के राजा चंद्रप्रबोत ने पराजित किया। उदयन ने चंद्रप्रबोत की पुत्री वासवदत्ता से विवाह किया। ये हम पहले भी जान चुके हैं। चंद्रप्रबोत के बीमार होने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार हेतु भेजा था। अब हम बात करते हैं अगले महाजनपद अश्मक की। ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। केवल अश्मक ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है। तो यदि प्रश्न आए कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन है, तो वो हम कहेंगे अश्मक महाजनपद। बुद्ध काल में अवंती ने अश्मक को जीत लिया था। कौशल की तरह अश्मक में भी इक्ष्वाकु वंशी शासकों का शासन था। अश्मक के राजा अरुण ने कलिंग को जीता था। आगे कुरु महाजनपद का जिक्र करेंगे। ये मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के आसपास के क्षेत्र में विस्तृत था। जन्मेजय की राजधानी कुरु में हस्तिनापुर थी। पांचाल महाजनपद का यदि हम बात करें तो आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद के जिले इसमें शामिल है। गंगा नदी इस राज्य को दो भागों में विभाजित करती है। प्रसिद्ध कन्नौज नगर इसी राज्य में था। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित कान्यकुंज अथवा जिसे हम कह सकते हैं कि कन्नौज का प्राचीन नाम महोदय नगर भी था। पुराणों के अनुसार उसकी स्थापना पुरुवा एवं उर्वशी के पुत्र अमावस्यु या उसके पुत्र कान्यकुंज ने की थी। कुरु पांचाल का एक संघ राज्य था। अब अगले महाजनपद का उल्लेख करते हैं हम, मत्स्य महाजनपद, जो राजस्थान के अलवर, जयपुर, भरतपुर के क्षेत्र में विस्तृत था। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जो वर्तमान में बैराट है। अंत में मत्स्य महाजनपद भी मगध महाजनपद में विलीन हो गया। इसमें पहले मत्स्य और चैदी महाजनपदों में भी संघर्ष का उल्लेख मिलता है। मत्स्य महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ कौशितकी उपनिषद में भी मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं सूरसेन। ये मथुरा के आसपास का क्षेत्र था। यहाँ यदुवंश का शासन था। कृष्ण यहाँ के राजा थे। बुद्ध के समय यहाँ का राजा अवंती का पुत्र था, जो बुद्ध का शिष्य था। ग्रीक लेखक सूरसेन महाजनपद की राजधानी मैथोरा बताते हैं। अब बात करते हैं गांधार महाजनपद की, जो पाकिस्तान के पेशावर एवं रावलपिंडी जिले क्षेत्र में विस्तृत था। रामायण के अनुसार उसकी राजधानी तक्षशिला की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। पुष्यकलावती इसका दूसरा प्रमुख नगर था। गांधार के राजा पुष्कर सारिन ने अवंती के राजा चंद्रप्रबोत को पराजित किया था। अब आगे बात करते हैं कंबोज की। तो कंबोज 16 महाजनपदों में सबसे अंतिम महाजनपद है। ये दक्षिण पश्चिम कश्मीर एवं उसके आसपास के क्षेत्र में विस्तृत था और यह शस्त्रों द्वारा जीविका चलाने वाले लोगों के निवास स्थान था। तो हमने देखा कि कैसे 16 महाजनपद 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में थे और उसके बाद जो है इसी से मगध साम्राज्य आगे जो है वो स्थापित होगा। यहाँ यदि हम गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो बुद्ध के समय 10 गण राज्य थे, जिनमें से 8 वज्जी तथा 2 मल्ल के अधीन थे। बौद्ध साहित्य में वर्णित गणराज्य थे कपिलवस्तु का शाक्य, रामग्राम के कौल्य, केशपुत्र के कालाम, पावा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, सुमसुमार पर्वत के बग, अल्पकप के बुली, कुशीनारा के मल्ल, पीपली वन के मौर्य और मिथिला के विदय। वैशाली गणराज्य में राजाओं की संख्या
संख्या 7,707 थी। अपराधियों के निर्णय के लिए 2 प्रकार के न्यायालय थे। इसमें 8 न्यायालय ऐसे थे जो प्रथम सोपान पर थे। प्रथम विनिश्चय महामात्य के न्यायालय में होता था, अर्थात पहला निर्णय जो है महामात्यों के न्यायालय में होता था, जो 8 थे, और अंतिम निर्णय जो है राजा द्वारा दिया जाता था, अर्थात न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च स्थान राजा को प्राप्त था। गणराज्यों के प्रतिनिधियों की संस्था को संस्थाकार कहते थे। संस्थाकार में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था जो अधिकारी करता था, उसको आसन प्रज्ञापक अधिकारी कहा जाता था। मतदान अधिकारी भी हुआ करता था, जो शालाकार ग्रापन कहलाता था। अष्टकुलक नामक संस्था शासक को परामर्श देने का कार्य किया करती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व 16 महाजनपद अस्तित्व में थे और उसके बाद मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। ये तो था 16 महाजनपदों का उल्लेख। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आएंगे। तो इस टॉपिक से यदि किसी भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएं, विशेषकर ग्रेजुएशन लेवल पर, तो प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं कि 16 महाजनपदों की सूची बताइए, या 1 नंबर का प्रश्न होगा तो काशी की राजधानी क्या थी, कौशल महाजनपदों की राजधानी क्या थी, गांधार की राजधानी क्या थी, ये पूछ सकते हैं। या ये पूछ सकते हैं कि कौन से महाजनपद उस समय शक्तिशाली थे, कितने महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी या गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। या फिर प्रश्न का स्वरूप ये हो सकता है कि आप 16 महाजनपदों में से किसी 5 महाजनपदों की का उल्लेख कीजिए, या फिर अगर आपको कठिन प्रश्न दे तो वो ये कह सकता है कि द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया कब से शुरू हुई। तो हमें जो है ये सारे प्रश्न इस लेक्चर में मिल जाएंगे। आप जो है इसे बार-बार सुनें और मुख्य तथ्यों को अपनी नोटबुक में नोट कर लें, तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा होगा। आशा है हमारी कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी लाभ उठा पाएँ। आगे ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक की इजाज़त दीजिए डॉक्टर शमा को। शुक्रिया, धन्यवाद।